शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो तक हम लोग कहाँ तक डिस्कशन कर लिए थे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। हम लोग इसके ऊपर अच्छे से चर्चा किए थे और उससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल कर लिए थे। उम्मीद है आप लोगों को वो वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आज वाली वीडियो के लिए आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे। आप लोगों का वेट आज पूरा होगा। तो हम लोग आज बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। सब अपने नोट से निकाल लीजिए और सारी बातों को सुनने के लिए हो जाइए तैयार। तो शुरू किया जाए वीडियो को। जो लोग अभी लाइव हैं सब लोग वीडियो को शेयर कर दें और हम लोग वीडियो को आज की वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। अल्लाह, सबसे पहली बात जो हम आपको बता रहे हैं, सब लोग बातों को ध्यान से सुनते चले जाएं। सबसे पहली बात है, अगर हमें समधन पूर्णांक को व्यापक रूप में लिखना हो, समधन पूर्णांक को व्यापक रूप में लिखना हो, जनरल फॉर्म में लिखना हो, समधन पूर्णांक को किसके रूप में लिखना हो? व्यापक रूप में लिखना हो, तो आप लोग उसे हमेशा 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ m बिलोंग्स टू क्या होता है? होल नंबर। m जो होता है, m के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं? पूर्ण संख्याएं रखते हैं और वह 2m के फॉर्म में होता है, तो उससे हमें समधन पूर्णांक प्राप्त होता है। m की वैल्यू पूर्ण संख्या होने का मतलब क्या है? m की वैल्यू हम लोग 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक रख सकते हैं? डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं, अगर विषम धन पूर्णांक को ही कह दे, विषम धन पूर्णांक को व्यापक रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? विषम धन पूर्णांक को व्यापक रूप में कैसे लिख सकते हैं? व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो आप बताएंगे हम इसे 2m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ m बिलोंग्स टू होल नंबर। यहाँ पे भी हम लोग m की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकला? सम बराबर 2m, समधन पूर्णांक 2m के रूप में और विषम धन पूर्णांक किसके रूप में? 2m+1 के रूप में। और दोनों के लिए m बिलोंग्स टू क्या है? होल नंबर। जैसे सम के लिए क्या हो सकता है? 0, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। इसी तरह विषम के लिए 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। अब हम अगली बात आपको बता रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ये पढ़े थे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के चरणों को अनुप्रयोग किया जाता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेप्स को क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। किसमें? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता था? एचसीएफ निकालने के लिए। और जब हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते थे, तो हम लोग हमेशा लिखते थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये किसके द्वारा हम लोग व्यक्त करते थे? लेमा द्वारा। लेमा को फॉलो करके हम लोग क्या निकालते थे? एचसीएफ निकालते थे। पूरी प्रोसेस को क्या कहते थे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्राप्त होता था, हम वहाँ आपको बताए थे, अगर मान लीजिए दो पूर्णांक a और b हों और a की वैल्यू अगर b से छोटी हो, तो यहाँ b बराबर क्या आ जाता था? a³ प्लस r, जहाँ पे रिमाइंडर क्या होता था? 0 के बराबर या 0 से बड़ा और अपने भाजक a से क्या होता था? छोटा होता था। आज हम आपको बताएंगे कि अगर हमारा भाजक 2 रहेगा तब रिमाइंडर क्या आएगा? 3 रहेगा तब रिमाइंडर क्या आएगा? और अगर हमारा भाजक 4 रहेगा तब रिमाइंडर क्या आएगा? अगर हमारा भाजक 2 रहेगा तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 और 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारा भाजक 3 रहेगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। अगर हमारा भाजक 4 रहेगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा।
हम लोग देख रहे हैं जब हमारा भाजक 2 है तो हमारा रिमाइंडर 1 तक है, क्योंकि भाजक से छोटा होना चाहिए। जब हमारा भाजक 3 है तो हमारा रिमाइंडर 2 तक है, क्योंकि 3 से छोटा होगा। जब हमारा भाजक 4 है तो ये 4 से छोटा होगा, यानी 3 है। और ये सभी इस नियम को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग समझ पाए कि अगर हमें भाजक पता रहे तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। अब आप लोग खुद बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर हमारा भाजक 5 रहेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, और अगर हमारा भाजक 8 रहेगा तब रिमाइंडर क्या आएगा। ये दोनों बातें अगर आप बताएंगे तो हम जान पाएंगे कि आप लोग यहाँ तक की बातों को अच्छे से समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये कंसेप्ट हम रिमाइंडर वाला क्यों पढ़े, ये बात हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग ये कंसेप्ट इसलिए लल्ला पढ़े कि हम लोग इसकी सहायता से अपने इस सिलेबस में जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर वाले, इसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग उनकी ऊपर चर्चा करते हैं। उस लोग ध्यान से समझें। पहला सवाल, अगर कोई आपसे कह दे दर्शाइए कि किसी विषम धन पूर्णांक को दर्शाइए कि किसी विषम धन पूर्णांक को 6p+1, 6p+3 तथा 6p+5 के रूप में 6p+1, 6p+3, 6p+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या व्यक्त किया जाता है जहाँ p एक पूर्णांक है, लल्ला हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं और इसको देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से लोग समझें। सबसे पहले आपको ये बात समझनी है, जिसके रूप में व्यक्त करने के लिए कहेगा, हम आपको एक बार में कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से लोग सुने। हमें जिसके रूप में व्यक्त करने के लिए कहेगा वहाँ से हम लोग 2 चीज़ें शानदार तरीके से समझेंगे। एक हमारा भाजक क्या है और एक हमारा भागफल क्या है। एक हमारा भाजक क्या है और एक हमारा भागफल क्या है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं जहाँ जहाँ हमें व्यक्त करना है उसमें कह रहा है या तो 6p+1 या तो 6p+3 या तो 6p+5। तो यहाँ पे हमारा भाजक और भागफल हमें दिखाई दे रहा है। जिस संख्या का मल्टीप्लाई किया रहेगा वह हमेशा भाजक का काम करेगा, और जो यहाँ पे लिखा रहेगा चाहे p चाहे q, इस रूप में जो लिखा रहता है वह हमारा हमेशा क्या होता है, भागफल होता है। क्योंकि ये उतने टाइम से जाता है तो ये एक इंटीजर वैल्यू को क्या करता है, शो करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे 6 क्या है, भाजक है, p क्या है, भागफल है। 6 क्या है, भाजक है, p क्या है, भागफल है। 6 क्या है, भाजक है, p क्या है, भागफल है। और ये जो प्लस के बाद बच रहे हैं ये अपने आप में हमेशा किसको शो करते हैं, रिमाइंडर को। किसको शो करते हैं, रिमाइंडर को। यानी ये किस रूप में लिखे गए हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फिर से लोग देख लें, 6 क्या है, भाजक है, p क्या है, भागफल है, और +1 +3 +5 यहाँ जो ऐड किए गए अलग से वो क्या है, रिमाइंडर है। अब ये सोचिए किसी के बराबर तो रहेंगे ही, और वो किसके बराबर होते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप कहेंगे सर जी भाज्य बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं भाज्य दिखाई नहीं देता ऐसे प्रश्नों में। तो हम लोग अपने स्वेच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार भाज्य मान लेते हैं, और वह जो भाज्य होता है वह भी एक इंटीजर ही होता है, क्योंकि हम लोग किसी इंटीजर को ही इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लल्ला हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं सब लोग? पहले बताइए ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? जब प्रश्न में p दिया रहेगा तो p क्या रहेगा, वहाँ भागफल। अगर प्रश्न में q दिया रहेगा तो q क्या रहेगा, भागफल। और इसके साथ अगर 6 का मल्टीप्लाई है यहाँ सवाल में, तो यहाँ पे यह 6 किसका काम कर रहा है, भाजक का। किसका काम कर रहा है, भाजक का। और इसी प्रकार हम लोग समझ पाए कि अगर हमारे पास यहाँ p और q के रूप में कुछ लिखा रहेगा तो वह हमेशा क्या कहलाएगा, वो हमेशा भागफल कहलाएगा। और उसके साथ जिस नंबर से मल्टीप्लाई रहेगा वह क्या कहलाएगा, हमारा भाजक कहलाएगा। और उसके साथ जो प्लस में ऐड किया रहेगा वह शेषफल कहलाएगा। अब जब हमें नहीं पता यहाँ भाज्य क्या है तो हम लोग भाज्य अपने से मान लेंगे। उसके लिए कोई पूर्णांक मानना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे माना कोई स्वेच्छ धन पूर्णांक, माना कोई स्वेच्छ धन पूर्णांक
ए है, मानक और स्वयं धन पूर्णांक क्या है, ए है। तो ए बराबर क्या है, ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग व्यापक रूप क्या जानते हैं, ए बराबर हो जाएगा हमारा, ए बराबर हो जाएगा 6p और प्लस आर। ए बराबर कितना हो जाएगा 6p और प्लस आर, ए बराबर 6p और प्लस आर, ए बराबर कितना हो जाएगा 6p और प्लस आर। क्यों, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि जितने भी लिखे गए हैं वह 6p प्लस रिमाइंडर के रूप में लिखे गए हैं। तो ए बराबर हो गया हमारा कितना 6p प्लस आर। अच्छा, हम लोग इसका व्यापक रूप जनरली क्या जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं ए बराबर होता है bq प्लस आर। ए बराबर क्या होता है bq प्लस आर। कब ये ए bq प्लस आर के रूप में होता है, जो हमारा मानक रूप होता है। अब इस वाली कंडीशन में हम लोग b बराबर क्या रख देंगे 6 रख देंगे और q बराबर क्या रख देंगे p रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे p दिया गया है भागफल और भाजक क्या दिया गया है 6। तो हमारा a बराबर क्या बन जाएगा 6p और प्लस r। अब अगर हमारा भाजक 6 है तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या बनेगा, अभी आपको बताए थे। यहाँ पे हमारा भाजक कितना है 6 है, तो हमारा शेषफल क्या क्या बनेगा, रिमाइंडर क्या क्या बनेगा, आर क्या क्या बनेगा 0 1 2 3 4 5। अगर भाजक 6 है तो हमारा रिमाइंडर कहाँ तक बच जाएगा 5 तक। और हम लोग क्या करेंगे, ये जो व्यापक रूप 6p प्लस आर है इसको 1 मान लेंगे और यही रिमाइंडर जो है हम लोग बारी बारी से इसमें रखते जाएंगे। तो अगर हम लोग लिखें समीकरण एक में r बराबर 0 1 2 3 4 5 क्रमशः रखने पर जब हम लोग क्रमशः रखेंगे समीकरण एक में, तो जब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6p प्लस 0 यानी 6p। जब हम लोग r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6p प्लस 1। जब हम लोग r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6p प्लस 2। जब हम लोग r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6p प्लस 3। जब हम लोग r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6p प्लस 4। जब हम लोग r बराबर 5 रखेंगे तो हमारा a बराबर आ जाएगा 6p और प्लस 5। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग r की वैल्यू रख रहे हैं तो हमें a प्राप्त हो जा रहा है। r बराबर 0 पर 6p, r बराबर 1 पर 6p प्लस 1, r बराबर 2 पे 6p प्लस 2, इसी तरह 6p प्लस 3, 6p प्लस 4 और 6p प्लस 5। हमारी इतनी सिचुएशन हमें प्राप्त हो गई। अब अगर हम ध्यान से देखें पहले वाले में, अगर हम लोग 6p को ध्यान से देखें, अगर इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यह पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यह एक धन पूर्णांक को व्यक्त करेगा, जिसमें 2 से पूरी भाग चली जाएगी वह हमेशा किसको शो करता है, अभी हम आपको बताए नहीं, जिसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो हमेशा 2 का क्या होगा, 2 का गुणज होगा, मल्टीपल होगा, इसीलिए उसमें भाग पूरी चली जाएगी। और जिसमें 2 से भाग पूरी लल्ला चली जाती है उसको आप लोग सम पूर्णांक मानते हैं। क्या मानते हैं, समधन पूर्णांक। तो इसमें 2 से पूरी भाग चली जाएगी तो पहला वाला समधन पूर्णांक है। दूसरा वाला देखिए, इसमें अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक रिमाइंडर बचेगा, तो इसका मतलब ये समधन पूर्णांक नहीं है। तीसरा वाला देखिए, इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 6p भी पूरा कट जाएगा, 2 भी पूरा कट जाएगा, तो ये हमारा समधन पूर्णांक हो गया। उसी तरह ये वाला विषम धन पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं जाएगी। फिर ये वाला सम रहेगा, क्योंकि इसमें 2 से भाग पूरी चली जाएगी। और लास्ट वाला इसी तरह विषम हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमें जितनी सिचुएशन प्राप्त हुई है a बराबर, उस सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो विषम धन पूर्णांक है, जब वो विषम धन पूर्णांक है तो या तो इस रूप में रहेगा, या तो इस रूप में रहेगा, या तो इस रूप में रहेगा। आप लोग देखिए, जब 6p प्लस 1 के रूप में है तब 2 से भाग नहीं जा रही है, जब 6p प्लस 3 के रूप में है तब भाग नहीं जा रही है 2 से, और जब 6p प्लस 5 के रूप में है तब भाग नहीं जा रही है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू, a किसके बराबर नहीं हो सकता इस कंडीशन में, 6p के बराबर, क्योंकि 6p एक समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। इसी तरह एक इसके बराबर नहीं हो सकता 6p प्लस 2 के, क्योंकि ये भी एक क्या है, समधन पूर्णांक है। और हमको क्या चाहिए, हमको विषम चाहिए, इसलिए इसके बराबर नहीं हो सकता। और किसके बराबर नहीं हो सकता, 6p प्लस 4 के। देखिए 6p प्लस 2 और 6p प्लस 4 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों किसको शो कर रहे हैं, समधन पूर्णांक को। और जब इसके बराबर ये नहीं हो सकता तो किसके बराबर हो सकता है, या तो 6p प्लस 1 के या
6p+3 के या 6p+5 के, और इन्हीं तीनों के रूप में हमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो हम लोग लिख देंगे, अतः हम उस विषम धन पूर्णांक को 6p+1, 6p+3, 6p+5 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये लिख के हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं आपको ये शानदार सा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग सबसे पहले कोई स्वेच्छ धन पूर्णांक ले लेंगे, फिर a बराबर BQ+R लिख देंगे। यहाँ सवाल में b की वैल्यू कितनी है, 6 है, जो हमारा b यानी जो भाजक है, और यहाँ q के जगह पे क्या काम कर रहा है, p, क्योंकि यहाँ सवाल में हर जगह p है। अब a बराबर 6p+R आ गया। हम लोग जानते हैं जब हमारा भाजक 6 है, अभी हम लोग पढ़े तो शेषफल 0 से लेके 5 तक होगा। अब इसमें हम लोग r की वैल्यू रख देंगे, तो हमें 1 2 3 4 5 6 कंडीशन मिलेंगे, जिसमें 3 सम रहेगी और 3 विषम रहेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं सम फिर विषम फिर सम फिर विषम ऐसे आता है। तो हमारा जो 6p है, 6p+2 है, 6p+4 है, ये सम की कंडीशन दिखा रहा है, क्योंकि इसमें 2 से भाग चली जाएगी, और जो तीनों बचे से 6p+1, 6p+3 और 6p+5, ये हमें विषम की कंडीशन दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगी। तो हमारा जब a इन तीनों के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये समधन पूर्णांक है, तो इन्हीं तीनों के बराबर होगा, और यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और इसको अपने कॉपी पर अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा इसी तरह लेते हैं। अब की कह रहा है, दर्शाइए कि एक विषम धन पूर्णांक 4p+1, एक विषम धन पूर्णांक 4p+1 या 4p+3 के रूप में प्राप्त किया जाता है। हम लोग इसको देखते हैं, बिल्कुल प्रीवियस वाले सवाल की तरह है। सबसे पहले हम लोग कोई अपने से धन पूर्णांक मान लेंगे। माना कोई स्वेच्छ माने लल्ला अपनी इच्छा अनुसार, माना कोई स्वेच्छ धन पूर्णांक a है। हम लोग a बराबर क्या जानते हैं, BQ+R। a बराबर BQ+R। सब लोग यहाँ अलग से एक बात समझ लें, अगर a < b है तो b बराबर हम लोग लिख सकते हैं AQ+R, और अगर मान लीजिए a < b है तो हम लोग लिख देंगे a बराबर BQ+R। ये दोनों बातें आप लोग अपने मस्तिष्क में रखेंगे। अगर हम लोग ये वाली बात लिख रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाइएगा हम लेके चल रहे हैं कि a b से बड़ा है, और अगर हम लोग ये वाली बात लिख रहे हैं a b से छोटा है तो हम लोग b बराबर AQ+R लिख सकते हैं। ये दोनों सेम बातें हैं, केवल अगर a छोटा रहेगा b बड़ा रहेगा तो ऊपर वाला केस लिख सकते हैं, और अगर हम लोग a को बड़ा लें b से तो नीचे वाला लिख सकते हैं। तो इसमें किसी को भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम ये बात आपको क्लियर कर दी, और हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं, मान ले रहे हैं a b से क्या है, बड़ा है, तो a बराबर BQ+R आ जाएगा। अब हम लोग ये व्यापक रूप में जानते हैं, ये हमारा व्यापक रूप है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हमारा यहाँ देख रहे हैं b की वैल्यू कितना है, 4 है, और q के जगह पे कितना है, p है, क्योंकि हर जगह p यूज किया गया है, और यहाँ भाजक के रूप में कितना यूज किया गया है, 4। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो a बराबर आ जाएगा 4p और +R। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हमारा दिखाई दे रहा है कि भाजक हर जगह क्या है, 4 है, और हमारा जो भागफल है, वह p है। भागफल क्या है, p है। अच्छा बताइए, अगर भाजक 4 है तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये बात हम लोग जानते हैं। रिमाइंडर हमारा होगा 0 1 2 3, 0 से लेके कहाँ तक, 3 तक, क्योंकि हमेशा भाजक से छोटा होता है। 4 से छोटा कहाँ तक होगा, 3 तक, और कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, तो 0 1 2 3। अब हमारे पास इतनी कंडीशन बनेगी जब हम लोग इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में r बराबर 0 1 2 3 क्रमशः रखने पर, जब हम लोग इसके में कंसेक्यूटिव r की वैल्यू रख देंगे 1 में, तो पहली कंडीशन क्या आ जाएगी, a बराबर आ जाएगा 4p+0 यानी 4p। अब इसमें 2 की भाग चली जाएगी, तो यह किसको शो कर रहा है, समधन पूर्णांक को। हम यही लिखते भी जा रहे हैं, समधन पूर्णांक को, क्योंकि 2 से भाग पूरी चली जाएगी। दूसरा आ जाएगा a बराबर 4p+1। अब ये जो 4p+1 है, इसमें 2 से पूरा भाग नहीं जाएगी, एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये हो गया विषम धन पूर्णांक,
और लल्ला इसी तरह a बराबर अगली कंडीशन होगी 4p + 2, इसमें दोनों में पूरी पूरी भाग चली जाएगी, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और पूरा पूरा कट जाएगा तो कैसा हो जाएगा समधन पूर्णांक। लल्ला कैसा हो जाएगा समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक। और अगली और लास्ट कंडीशन a बराबर क्या हो जाएगी 4p + 3 और इसमें 2 से पूरी भाग नहीं जाएगी क्योंकि 2 1 कम 2 करेंगे तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा विषम धन पूर्णांक। तो हम लोग इस प्रकार देख रहे हैं कि जब यह 4p + 1 के रूप में है तब विषम धन पूर्णांक है, और जब 4p + 3 के रूप में है तब विषम धन पूर्णांक है, और 4p के रूप में है तो सम है, और 4p + 2 के रूप में है तभी भी सम है। हमें इस प्रकार प्राप्त हो गया कि जब a बराबर 4p + 1 रहे या 4p + 3 रहे, दोनों कंडीशन में यह हमारा जो इंटीजर है वह किसको शो कर रहा है विषम धन पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं ये का और प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दोनों छोटे छोटे क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के बाद कभी कभी लल्ला हमें इन्हीं के वर्ग के ऊपर सवाल पूछता है, किसी भी इंटीजर के दे के उसके वर्ग के लिए हमें पूछता है कि उसके वर्ग को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझने के बाद आप लोग आगे की बातों को भी आसानी से समझते जाएंगे, केवल ध्यान से सब बातों को समझते जाएं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है, 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। लाला देखिए यहाँ वर्ग वाला पहला सवाल है, सब लोग ध्यान से देखेंगे और मेरे छोटे छोटे भाई बहनों ध्यान से हर बातों को समझते जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ठीक ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए या तो 3m के रूप में लिखा जा सकता है या तो 3m + 1 के रूप में। सबसे पहले हम लोग व्यापक रूप मान लेते हैं, a जो है वह b से बड़ा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a बराबर पहले bq + r। ये बात हम लोग जानते हैं, और कहाँ से जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से जानते हैं हम लोग ये सारी बातें। यहाँ पे कह रहा है या तो 3m के रूप में लिखा जा सकता है या तो 3m + 1 के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब b की वैल्यू यहाँ कितना है 3, तो हमारा a बराबर कितना आ जाएगा 3q और प्लस r, 3q और प्लस r। ध्यान से 3q और प्लस r। अच्छा, हम लोग यहाँ q की जगह पे m क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसके लिए नहीं m यूज करना है। जब हम लोग इस पूर्णांक का वर्ग करेंगे वहां से जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें पूर्णांक m की संकल्पना करनी है। जबकि जब तक हम लोग वर्ग वाला सवाल इसके पीछे नहीं लगा रहे थे, हम लोग डायरेक्टली वहीं पे जो वहां पे दिया गया रहता था p और q वहीं रख देते थे। लेकिन लल्ला यहाँ पे क्या करेंगे, m हम तब रखेंगे जब हम लोग उसके वर्ग की बात करेंगे, यानी वर्ग वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे। सबको बात समझ में आई। जब हम लोग r की वैल्यू रखने के बाद जो हमें कंडीशंस प्राप्त होंगी, जब हम उसका वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें वर्ग के लिए निकालना है, और जब हम लोग वर्ग वाली कंडीशन को सॉल्व कर रहे होंगे तब हम m की संकल्पना करेंगे। सबको बात क्लियर हुई। और जब वर्ग वाला नहीं दिया रहेगा तो हम डायरेक्टली रख सकते हैं। सबको बात समझ में आई। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारा डिवाइजर यानी भाजक क्या है 3 है, और जब भाजक 3 है तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है 0, 1 और 2। अब अगर इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लें और r का मान 0, 1, 2 क्रमशः समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा कंडीशन क्या क्या आ जाएगा, a बराबर 3q + 0 यानी 3q, और आ जाएगा a बराबर 3q + 1 और आ जाएगा a बराबर 3q + 2। हमें 3 कंडीशन यहाँ से प्राप्त होंगी। अब हम सभी के वर्ग के लिए बात करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि इन सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। अब हम लोग इसको केस लेके वर्ग करेंगे इनका। सबसे पहला केस नंबर फर्स्ट,
a बराबर क्या है 3q। अब हम इसका वर्ग कर देंगे। जब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्योंकि इसके वर्ग के लिए कह रहा है तीनों कंडीशन जो हमें प्राप्त हुई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब लोग वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, और लल्ला इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ऐसा लिखने से क्या होगा, 3 त्रिका 9q स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग अगली लाइन में इसको लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3, और जो ये लिखा गया इतना हम लोग इसको अगर यम मान लें तो हमारा जो इस पूर्णांक का वर्ग है वह किसके रूप में प्राप्त हो गया, 3m के रूप में। केवल आपको लिख देना है जहां यम बराबर, यम किसके जगह पर हम लोग यूज किए 3q स्क्वायर के रूप में, जहां यम बराबर 3q स्क्वायर। तो बताइए पहली वाली कंडीशन 3m के रूप में प्राप्त हो गई कि नहीं। फिर सब लोग समझ लें, हमारा था a बराबर 3q, यहाँ से इसके वर्ग के लिए हमें बात कर रहा था, तो हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो हमें 9q स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख दिया। अब 3q स्क्वायर की जगह हम लोग यम लिख दिए, क्योंकि हमें 3m के रूप में प्राप्त करना था, और ये पहली कंडीशन 3m के रूप में आ गई, जहाँ यम बराबर क्या यूज किया हम लोग 3q स्क्वायर। सबको बात क्लियर। अब केस नंबर 1 के बाद केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड यहाँ देखिए, ये फर्स्ट केस बना रहा है यहाँ से, ये वाला सेकंड केस के लिए और ये वाला थर्ड केस के लिए। अब हम लोग सेकंड केस लेते हैं। सेकंड क्या है, a बराबर 3q + 1। हम लोग इसके भी दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग, क्योंकि हमें वर्ग के लिए निकालना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो गया 9q स्क्वायर + 1 + 6q। तो a स्क्वायर बराबर हो गया 9q स्क्वायर + 6q + 1। अब a स्क्वायर बराबर हम लोग इन दोनों में से क्या करेंगे, केवल इसमें और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2q और प्लस अलग से 1। अब हम लोग ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ को अगर यम मान लें तो हो जाएगा 3m और प्लस 1। दूसरा वाला किसके रूप में लल्ला प्राप्त हो गया, 3m + 1 के रूप में। वो बोला था या तो 3m के रूप में प्राप्त हो सकता है या तो 3m + 1 के रूप में। पहला 3m के रूप में प्राप्त हो गया, दूसरा 3m + 1 के रूप में। यहाँ पे भी हम लोग दिखा देंगे जहाँ यम बराबर, हम लोग यम किसके जगह पे लिखे हैं उसको लिख देंगे 3q स्क्वायर + 2q के जगह पे। दो कंडीशन हम लोग देख लिए और दोनों या तो 3m के रूप में आ गई या तो 3m + 1 के रूप में। एक कंडीशन और बची, उसको देख लेते हैं। केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या है, a बराबर 3q + 2। इसके भी दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमें वर्ग के लिए निकालना है सब कंडीशन। तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर + 4 + 2 × 6 = 12q। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 9q स्क्वायर + 12q पहले लिख लें। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 1, 4 आ जाएगा कि नहीं। अब इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर + 4q और प्लस, जब 3 कॉमन लेंगे यहाँ तक तो 3 × 1 = 3 और अलग से +1 है। अब ब्रैकेट वाली चीज़ को हम लोग यम मान ले तो हो जाएगा 3m और +1। ये वाला पूरा ब्रैकेट वाला यम मान लिए, ये +1 अलग से है, तो ये ब्रैकेट वाला यम है तो 3m हो जाएगा और +1 अलग से। देखिए ये वाला भी 3m + 1 के रूप में आ गया। तो जितनी 3 कंडीशंस थी जब हम सबका वर्ग किए तो हमें पहले वाले में 3m प्राप्त हो गया, दूसरे तीसरे में 3m + 1 प्राप्त हो गया। तो या तो 3m हो गया या तो 3m + 1 हो गया। और यहाँ भी हम लोग लिख देंगे जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर + 4q और +1। हम लोग ब्रैकेट में यही इसके जगह पे यम यूज किए हैं, तो हम लोग इसको भी लिख देंगे। तो इस प्रकार हम लोग वर्ग वाले के लिए सिद्ध कर दिए तीनों कंडीशन में या तो वह 3m के रूप में प्राप्त हुआ या तो 3m + 1 के रूप में प्राप्त हुआ। लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। और ऐसा लिख के प्रूव्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड।
उम्मीद करते हैं आपको ये शानदार सा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और सारी बातें सबको क्लियर होंगी। अगर आपको क्लियर हो गई होंगी बातें, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग थम्स अप करेंगे, और जो लोग बाद में देखेंगे जब वो वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो उसके बाद वो लिखेंगे यस सर सारा डाउट क्लियर है। कमेंट बॉक्स में आप लोग सारी बातें अवश्य लिखेंगे, आप लोगों का कमेंट देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और इस शानदार से क्वेश्चन को आप लोग कई बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हमें उम्मीद आपको एक बार में ही सब समझ में आ गया, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके कंसेप्ट में और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सब लोग ध्यान से समझें। क्वेश्चन कह रहा आपसे दर्शाइए कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सब लोग ध्यान से देखें। दर्शाइए कि n+2 या n+4 में से n+2 या n+4 में से n+2 या n+4 में से केवल एक ही 3 से विभाजित होता है। दर्शाइए कि n+2 या n+4 में से केवल एक ही 3 से विभाजित होता है जहां n एक पूर्णांक है, जहां n एक पूर्णांक है। सब लोग ध्यान से देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से आप लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से सुने। तो सबसे पहले कह रहा है दर्शाइए कि n+2 या n+4 तीन कंडीशन है इंटीजर्स की n+2 n+4, उसमें से केवल एक ही 3 से क्या होता है, डिविजिबल है, जहां n एक क्या है, इंटीजर है। तो हम लोग ले रहे हैं सबसे पहले इस सवाल को। सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सब लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग मान लें हमको 3 से विभाज्यता की बात कर रहा है और हम लोग व्यापक रूप में अगर मान लें a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन क्या है, b है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a बराबर BQ प्लस R सबसे पहले। और अगली बात, अगर हम लोग 3 से विभाज्यता की बात कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3Q और प्लस R। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो भाजक है वह 3 है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 1 और 2। जब हम लोग इसको पुट कर देंगे R बराबर 0, 1, 2 क्रमशः समीकरण 1 में रखने पर, तो हो जाएगा यहाँ पे बारी बारी इसके a बराबर एक बार आ जाएगा 3Q, क्योंकि 0 है रिमाइंडर, एक बार आ जाएगा 3Q प्लस 1 और एक बार आ जाएगा a बराबर 3Q प्लस 2। हमें 3 कंडीशन यहाँ दिख रही है। अब ये हमारे पास जो निकल के आया वह हमें कंडीशन जो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा वाली जानते हैं उसके आधार पे है, लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, n के लिए, n+2 के लिए और n+4 में से केवल एक। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे केस नंबर फर्स्ट। यदि पूर्णांक n लिया जाए तब तो जो n बराबर 3Q आया है, अगर हम पूर्णांक n के लिए इसे कहें तो यह n बराबर क्या हो जाएगा, 3Q। अगर n बराबर 3Q लल्ला हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। तो सब लोग ध्यान से देखें, अगर n बराबर 3Q हो गया तो यह 3 से क्या है, विभाजित होता है, 3 से क्या होता है, विभाजित होता है। और दूसरा क्या है, इसी में n+2 है, तो अगर n+2 हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 3Q और प्लस 2, क्योंकि हम पहली कंडीशन को ले रहे हैं a बराबर 3Q जो हमारे पास आया यह इंटीजर a के लिए था। हम लोग अब इसी को n के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डिविजिबिलिटी जो है वह 3 की है। तो हम लोग जो ये प्राप्त किए हैं वह 3 के आधार पर प्राप्त किए हैं, और उसी a को हम लोग पूर्णांक n में क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। तो n के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, a को n से हम लोग इंटरचेंज कर दिए। ये इसलिए आपको बताइए जिससे आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी रहे, और हम लास्ट में फिर जाके a को किस में कन्वर्ट कर दिए, n में, जिससे आप लोग बस समझो कि हम लोग कैसे वहाँ रख देंगे। तो जब हम लोग पूर्णांक n ले लेंगे तो पहला केस n बराबर 3Q बन जाएगा, n बराबर 3Q यहाँ जो है
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर हम लोग इसको n के बराबर ले लेंगे तो आप और ज़्यादा समझ पाओगे। जो n था a था उसी को हम लोग n के रूप में भी ले रहे हैं। तो n बराबर 3q हो गया, पहली ये 3 से विभाजित होता है और दूसरा कह रहा है n+2 यानी 3q+2 हो जाएगा। 3 से विभाजित नहीं है या 3 से विभाज्य नहीं है। और इसी तरह n+4 जब ले लेंगे तो 3q+4 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3q+3+1, लेकिन फिर एक रिमाइंडर आ जाएगा, यह भी 3 से विभाज्य नहीं है। तो लल्ला इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो तीनों सिचुएशन है कि पहले वाली कंडीशन में n+2 n+4 इन तीनों में से केवल एक ही यानी n बराबर 3q ही क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। तो पहली कंडीशन में प्रूव हो गया। अब केस नंबर 2 n बराबर क्या दिया है 3q+1। अब n बराबर जब 3q+1 है तो ये वाला 3 से विभाज्य नहीं है क्योंकि एक रिमाइंडर आ जा रहा है, 3 से विभाज्य नहीं है। दूसरा क्या है n+2, और जब n+2 करेंगे तो n की वैल्यू आपकी 3q+1 और +2 तो हो जाएगा 3q+3। ये वाला 3 से क्या हो गया भाज्य है। देखिए एक कंडीशन भाज्य हो गई कि नहीं। अब n+4 तो हो जाएगा 3q+1 +4 तो हो जाएगा 3q+5 टोटल। यह 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। दूसरे कंडीशन में भी हम लोग देख लिए, दूसरा वाला विभाजित हो रहा है लेकिन पहला तीसरा नहीं हो रहा है। तो पहले केस में एक हो रहा है 3 से विभाज्य, दूसरे केस में एक हो रहा है। अब केस नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। केस नंबर 3 क्या है n बराबर 3q+2, ये 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। दूसरा क्या लेना है n+2 तो हो जाएगा 3q+2 n की वैल्यू और +2 टोटल हो गया 3q+4। और जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे 3 से तो एक रिमाइंडर आ जाएगा, ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। और जब n+4 की बात करेंगे तो n की जगह पे यहाँ 3q+2 रखना और +2 रखना तो हो जाएगा 3q और 3q+2 रखना और 4 तो 3q+6 हो जाएगा। तो ये 3 से विभाज्य लल्ला, देखो 3 से दोनों कट जाएगा कि नहीं, 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है विभाज्य है। तो इस प्रकार हम लोग तीनों सिचुएशन में देखें, जब n 3q लेना है तब तीनों कंडीशन जो है n+2 n+4 में पहला वाला 3 से विभाजित हो रहा है। और जब दूसरा केस ले रहे हैं a बराबर या n बराबर 3q+1 तो हमारा दूसरी वाली कंडीशन n+2 वाली 3 से विभाज्य हो रही है तीनों में से। और जब हम लोग तीसरा ले रहे हैं n बराबर 3q+2 तो 3q+2 में जो n+4 है वह 3 से विभाज्य हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं जो तीनों सिचुएशन बनी उसमें से केवल एक ही n+2 n+4 में से एक ही n+2 n+4 में से एक ही n+2 n+4 में से एक ही, यानी तीनों सिचुएशन में जो अलग अलग 3 सब कंडीशन बन रही है उसमें एक एक ही 3 से क्या हो रही है विभाज्य हो रही है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि किसी पूर्णांक n के लिए अतः n+2 n+4 में से केवल एक ही 3 से क्या होता है विभाज्य होता है। हम लोग लिख देंगे अतः किसी पूर्णांक धन पूर्णांक n के लिए n+2 n+4 में से केवल एक ही 3 से विभाज्य होता है, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग इसको कई बार करने का, एक से ज़्यादा बार करने का प्रयास करिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और कंसेप्ट क्लियरिटी होगी। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, एक एक बातें रिवाइज करके देखिएगा और नोट्स अच्छे से बना डालिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो लोग ध्यान से समझें। अगला हम एक लेते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान से देखें। हम आपको जो अगला कंसेप्ट बता रहे हैं वो ध्यान दीजिए किस प्रकार के सवाल के ऊपर अप्लाई होगा। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रकार से किसी प्रूव करने वाले सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से बातों को क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। अब हम आपको अगला कंसेप्ट देखिए किस पे बता रहे हैं, सब ध्यान से हमारी बात समझें। हम लोग जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़े जिसमें हमें प्राप्त हुआ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये वाला हम लोग पढ़े। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस पे आधारित हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं, इस फार्मूले पे आधारित कुछ सवाल ले लेते हैं। कुछ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, सब के सब प्रश्न हम बता दे रहे हैं, कुछ इसलिए कह रहे हैं कि जिससे आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी हो।
इसमें से हमें क्या करना रहेगा, भाज्य भाजक भागफल शेषफल में से कोई 3 वैल्यू पता हो, कोई 3 मान पता हो और हमें चौथा वाला मान निकालना हो। यानी चाहे हमें भाज्य भाजक भागफल पता हो, शेषफल निकालना हो, चाहे भाजक भागफल शेषफल पता हो, भाज्य निकालना हो। इसी तरह इन चारों में से हमें देखो 4 वैल्यू दिख रही है ना, भाज्य भाजक भागफल शेषफल। इसमें से कोई 3 मान अगर प्रश्न में दिया हो और हमें चौथा मान क्या करना हो, निकालना हो, तो हम इस फार्मूले का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी 3 दिया हो, चौथा निकल सकता है। जैसे हम पहला सवाल ले रहे हैं, सब लोग ध्यान समझें। पहला सवाल इसके आधारित ये है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर, जिसको 61 से विभाजित करने पर, जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27, भागफल 27 तथा शेषफल 32, तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है। इस पे आधारित हम लोग पहला सवाल पढ़ रहे हैं, सब ध्यान सुने। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 प्राप्त होगा। सबसे पहले जब सवाल में संख्या निकालने के लिए कहेगा तो आप समझ जाइएगा वह किसका मान पूछ रहा है, भाज्य का। सब लोग ध्यान समझें। अगर आपसे किसी सवाल में कह दे वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या यहाँ पे हमेशा इस फार्मूले में किसको शो करती है, भाज्य को, यानी आपके डिविडेंड को। तो हमको डिविडेंड निकालना है, भाज्य निकालना है। और क्या क्या पता किससे विभाजित किया जा रहा है, 61 से। जिससे विभाजित किया जाता है वह हमेशा हमारा क्या होता है, डिवाइजर यानी भाजक होता है, 61 हो जाएगा। भागफल कितना आ रहा है, जितनी बार भाग जाती है भागफल हमारा कितना है, 27। और कितना रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है लल्ला, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 32। तो हमें भाज्य निकालना है और ये तीनों वैल्यू दिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ऊपर देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमें निकालना ही है। भाजक कितना है हमारा 61, भागफल कितना है 27 और प्लस शेषफल कितना है 32। हम लोग गुणा कर लेते हैं 61 का और 27 का, 7 42 2 12। तो यह कितना हो जाएगा, 7 4 6 1। तो आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई 1647 प्लस 32। जब इसको हम लोग ऐड कर देंगे 9 7 16 79, इस सवाल का परम सत्य आंसर है। यही भाज्य अर्थात वह संख्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस फार्मूले का यूज करके हम लोग इस प्रकार मान निकाल सकते हैं कि नहीं। हम लोग इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं जो इस फार्मूले पे आधारित है। सब हमारी बातें ध्यान से सुनते जाएं। इस बार सवाल कह रहा है संख्या 1365 को, संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित, संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल, किया जाए कि भागफल 31 और शेषफल 32 प्राप्त हो, और शेषफल 32 प्राप्त हो। चलिए सर इसको ध्यान से देखिए। संख्या क्या है 1365 और संख्या मतलब हम आपको क्या बताए थे पिछले सवाल में, भाज्य। तो हमारा भाज्य सवाल में कितना है 1365। अब किस संख्या से विभाजित किया जाए, जिससे विभाजित किया जाता है उसी की वैल्यू पूछ रहा है। किससे विभाजित किया जाए, किस संख्या से विभाजित किया जाए, उसी का मान बताना है। यानी हमें यहाँ भाजक निकालना है। भागफल कितना बताया है, हमें बताया है भागफल हमारा 31 है, और हमें बताया है शेषफल कितना लल्ला 32 है। हमें इस बार भाज्य दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, भाजक बताना है। हम लोग फिर फार्मूला अपना लिखेंगे। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा यहाँ कितना है 1365, भाजक निकालना है, भागफल कितना है 31, शेषफल कितना है 32। हम सरल 32 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, 1365 माइनस 32 बराबर भाजक गुणे 31। अब जब हम इसको घटा देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ 13 हो जाएगा। अब बराबर भाजक गुणे 31। तो भाजक बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1333 और बटे 31। अब हम लोग इसको भाग दे देंगे 31 से, किससे 1333 में।
अब हम लोग देखते हैं भाग कितनी बार जाती है। अगर हम इस भाग को लेके जाएं 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगी, 4 बार, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 बार ले जाते हैं, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, 124 हो गया। अब यहाँ कितना बचेगा, 13 में से 4 गया 9, यहाँ 93 हो गया, 3 बार में भाग चली जाएगी, पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 43 टाइम्स में। और यही हमारा क्या होगा, भाजक होगा, भाजक होगा। तो इस प्रकार हम लोग इस फार्मूले पे ऊपर बेस्ड 2 प्रश्न अच्छे से कर लिए, कोई हमें परेशानी नहीं हुई। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस कंसेप्ट के ऊपर अगर कोई 3 वैल्यू दिया रहे, चौथा निकालना रहे, तो हम लोग इस प्रकार से आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपनी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आपको कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं, सब हमारी बातें ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे, ध्यान से सुने। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट, सब लोग ध्यान से हमारी बातें सुनेंगे। सबसे पहला अगर हमसे सवाल में कहा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या कहा जाए वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, या कहा जाए वह सबसे बड़ी संख्या, चाहे इस रूप में कुछ भी कहा जाए। यानी अगर हमें हाईएस्ट नंबर निकालना हो, हाईएस्ट नंबर, या हमें मैक्सिमम नंबर निकालना हो, वह अधिकतम संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या, इस प्रकार की कोई भी चीज़ कहा जाए, सबसे मेनली क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रश्नों में क्या यूज करता है, चाहे कह देता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या कह देता है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या वह मैक्सिमम संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर किसी प्रश्न में इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या कभी कभी यूज कर देता है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें से कोई शब्द आपको यूज कर दे जिसमें आपको हाईएस्ट निकालना हो। किसी भी प्रश्न में अगर आपको हाईएस्ट नंबर निकालना हो, हिंदी में वो कुछ भी लिख सकता है, ग्रेटेस्ट नंबर चाहे इंग्लिश में कह दें चाहे हाईएस्ट कह दें, तो चाहे ग्रेटेस्ट पूछे या हाईएस्ट पूछे इंग्लिश में, या बड़ी से बड़ी, अधिकतम, सबसे बड़ी, महत्तम, इस प्रकार से अगर प्रश्न में पूछ देता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन नंबर्स को पूरी तरह से क्या करती है, विभाजित कर देती है। ऐसे प्रश्नों में लल्ला हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। कब, जब हाईएस्ट नंबर पूछता है किसी सवाल में, चाहे बड़ी से बड़ी, अधिकतम, सबसे बड़ी, महत्तम, कुछ भी ऐसा कह दे, तो हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। पहली बात सबको क्लियर। दूसरी, अगर कह दे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या कह दे वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, या कह दे वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए, या कह दे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन शब्दों में से हिंदी में किसी का प्रयोग कर दे, या कह दे आपसे लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर। तो अगर आपसे लोवेस्ट कह देगा इंग्लिश में, या वह छोटी से छोटी यूज कर देगा, न्यूनतम यूज कर देगा, निम्नतम यूज कर देगा, सबसे छोटी संख्या यूज कर देगा निकालने के लिए, जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से क्या हो जाती है, पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से चाहे इनमें से कोई भी शब्द यूज कर देगा, हम लोग उस सवाल में हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो जब हाईएस्ट पूछेगा, बड़ी से बड़ी पूछेगा तो एचसीएफ, जब छोटी छोटी पूछेगा यानी लोवेस्ट पूछेगा एलसीएम। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग ये बात तो जान गए कि अधिकतम के लिए ये और न्यूनतम के लिए ये वाला हम लोग यूज करते हैं, ऐसा कंसेप्ट। हम लोग इसी कंसेप्ट को और ज़्यादा डीप जाके समझने का प्रयास करते हैं। सब हमारी बातों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है लल्ला, देखते रहिए, पूरी बात अच्छे समझते रहिए, नोट बाद में बनाइएगा, पहले ध्यान से लोग बातों को समझ लें। अब सब लोग ध्यान से समझें। अगला कंसेप्ट क्या है, सब लोग इसको कंसेप्ट करके पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे अच्छे से। हम लोग 2 की चर्चा कर लिए, हम लोग तीसरे की चर्चा करते हैं। अब कभी कभी लल्ला क्या होता है, अगर जो नंबर्स दिए गए हैं, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और वह कह दे उस सवाल में
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देती है। पूर्णतया विभाजित कर देती। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। अगर ऐसा कह दे तो इसका मतलब जो नंबर्स आपको दिए रहेंगे, जो नंबर्स आपको दिए रहेंगे, आप उन दोनों नंबर का डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, भाग विधि द्वारा एचसीएफ, डिवीजन मेथड द्वारा, यूक्लिड डिवीजन जैसे हम लोग निकाल रहे थे एचसीएफ, डिवीजन मेथड द्वारा हम लोग उसका डायरेक्टली क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। जो छोटी संख्या रहेगी उससे बड़ी संख्या में क्या लगाएंगे, भाग। और कब तक लगाएंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो सबसे लास्ट में जिससे हम लोग भाग दे रहे होते हैं वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ, यानी वही हमारा भाजक क्या होता है, एचसीएफ। और वही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। फिर ध्यान से लोग सुने, अगर सवाल में कह दे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं को, जो सवाल में दिया रहेगा उसको पूर्णतया क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। तो जो नंबर दिया रहेगा उसका हम डायरेक्ट एचसीएफ निकालेंगे लल्ला। और किस मेथड द्वारा, डिवीजन, यानी जैसे हम लोग अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला कर रहे थे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते जाएंगे और तब तक देंगे जब तक शेषफल क्या ना आ जाए, 0। जब 0 आ जाएगा सबसे लास्ट में जिससे भाग दे रहे होंगे वही क्या होगा, एचसीएफ होगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट हो गया। अगला अगर हमें कभी कह दे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जिसके द्वारा इन संख्याओं को विभाजित करने पर इतना शेष बचता है। जब प्रत्येक दी गई संख्या से समान शेष बचे, यानी पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या, दोनों संख्या जो दी गई है सवाल में उससे समान शेष बचता है। उससे क्या लल्ला बचता है, समान शेषफल बचता है या समान शेषफल प्राप्त होता है। सवाल में दिया रहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसके द्वारा इन संख्याओं को विभाजित करने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, यानी दोनों से उतना ही प्राप्त होता है, यानी समान शेषफल प्राप्त होता है। जब लल्ला समान शेषफल प्राप्त होता है तो हम इस सवाल का एचसीएफ निकालते समय क्या करते हैं, पहली वाली संख्या में से और दूसरी वाली संख्या में से जितना कहा है कि इतना शेषफल, समान शेषफल बचता है, उतना हम लोग पहले शेषफल को घटा लेते हैं। पहली वाली संख्या में से भी घटा लेते हैं वही शेषफल को और दूसरी वाली संख्या में से भी घटा लेते हैं। अब घटाने के बाद जो नया नंबर निकल के आता है, उन्हीं दोनों नंबर का हम लोग क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ। जो नंबर घटाने के बाद वो समान जो शेषफल है दोनों संख्या में से घटा लेंगे, घटाने के बाद जो आएगा दोनों नंबर उसी का हम लोग क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। और जो एचसीएफ यहाँ से आएगा वही इस सवाल का हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जब शेषफल नहीं बचता है, पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तब की कंडीशन बता दी है। और जब समान शेषफल बचता है, मतलब सवाल में एक ही शेषफल दिया रहेगा, तो जो नंबर दिए रहेंगे उन दोनों नंबर में से वही शेषफल घटा के एचसीएफ निकाल लेंगे। सबको बात क्लियर हो गई। अब अगली बात हम लोग समझते हैं, हम लोग पांचवी कंडीशन समझते हैं, सब लोग ध्यान से समझते जाएं। अगली कंडीशन लल्ला ये है कि कभी कभी कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो भी लिखा हो, यानी एचसीएफ वाला सवाल दिया हो, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन संख्याओं को विभाजित करने पर शेषफल इतने प्राप्त होते हैं। यानी इस बार क्या हो जाए, सवाल में शेषफल 1 से अधिक प्राप्त हो, शेषफल 1 से अधिक प्राप्त हो। और कैसी कंडीशन रहेगी, पहली, अगर 2 संख्या दिया गया रहेगा तो 2 शेषफल प्राप्त होगा, 2 बार दिया रहेगा। और अगर 3 संख्याएं दिया गया है तो हमारे पास शेषफल भी कितने दिया रहेगा, 3। यानी जब संख्या 2 दिया रहेगा तो अलग अलग 2 शेषफल दिया रहेगा, क्योंकि इस बार अलग अलग का कंसेप्ट है। और अगर 3 संख्या दिया रहेगा तो हमारा शेषफल भी कितना दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा। सबको बात क्लियर कि नहीं, 2 संख्या पे 2 शेषफल और 3 संख्या पे 3 शेषफल दिया रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 संख्या और 2 शेषफल दिया रहेगा तो 2 संख्याएं जो जिस क्रम में दी गई हैं पहले उन क्रम में संख्याएं लिख लेंगे, और जो शेषफल जिस क्रम में दिया गया उसी क्रम में लिख के पहले वाले संख्या में से पहले वाले शेषफल को घटा देंगे और दूसरी वाली संख्या में से दूसरे वाले शेषफल को घटा देंगे। घटाने के बाद कोई नई संख्या बचेगी, जब घटा देंगे तो नई आ जाएगी, और जो आ जाएगी उन्हीं दोनों का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ।
उन्हीं दोनों का क्या निकालते हैं, एचसीएफ, और जो एचसीएफ आता है वही सवाल का परम सत्य क्या होता है आंसर, जब 2 दिया रहे। और जब 3 दिया रहता है तो तीनों संख्या लिख देते हैं तो, और फिर तीनों शेषफल लिख देते हैं और उनको आपस में क्या कर देते हैं, अलग अलग पहले घटा देते हैं। किसको घटाते हैं, शेषफल को घटाते हैं। संख्याओं में से क्रमशः पहली संख्या में से पहला शेषफल, दूसरी संख्या में से दूसरा शेषफल और तीसरी संख्या में से तीसरा शेषफल घटा देते हैं। अब घटाने के बाद जो संख्याएं फिर निकल के आती हैं उन तीनों का भाग विधि द्वारा क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ। सर ये 3 का आएगा तब कैसे एचसीएफ निकालेंगे, पहले किन्हीं 2 का निकाल लेंगे, उसका जो आएगा फिर उसका तीसरे के साथ निकाल लेंगे। जो नहीं ये वीडियो देखा है जाके इसके प्रीवियस वीडियो में आपको 3 संख्या का एचसीएफ निकालना सिखाए हैं, सब लोग जाके देख सकते हैं। तो जो तीनों संख्याओं का एचसीएफ आएगा वही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। सबको बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। हम लोग जो यहाँ तक कंसेप्ट अभी देखे, हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें ये कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाए अच्छे से। सब लोग ध्यान से बातों को सुने, सब लोग ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। देखिए इस प्रश्न क्या है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 24, 72, 104। चलिए 24 और 72 दो ही का ले लेते हैं। 24, 72 को विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। चाहे ये लिख दे शेषफल 0 प्राप्त होता है, या लिख दे विभाजित करने पर पूर्णतया भाग चली जाती है, पूर्णतया भाग चली जाती है। तो चाहे पूर्णतया भाग चली जाए, चाहे लिख दे शेषफल 0 प्राप्त होता है, या कह दे वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 24, 72 को पूर्णतया, वह संख्या उन संख्याओं को पूर्णतया क्या करती है, विभाजित कर देती है। यानी जब परफेक्टली डिविजिबिलिटी की बात करेगा और सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, महत्तम पूछेगा, तो समझ जाएगा रिमाइंडर 0 रहेगा। इस वाले में क्या करेंगे, डायरेक्टली पहले नंबर को a मान लेंगे, दूसरे नंबर को b मान लेंगे, ये दिखा देंगे a b से छोटा है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका हम लोग डायरेक्टली निकाल देंगे। तो हम देख रहे हैं 24 तिया 72 एक ही बार में कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि 72 को हम लोग लिख दिए 24 गुणे 3 + 0 यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके, यही ना। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो अंतिम भाजक है वो 24 है, और इस प्रकार हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई, जो इन दोनों का एचसीएफ आया वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हम लोग लिख देंगे अतः वह महत्तम संख्या बराबर 24, अतः वह महत्तम संख्या बराबर 24। तो लल्ला इस प्रकार हो गया कि अगर हमारी पूरी तरह भाग चली जाती है यानी शेषफल 0 प्राप्त होता है, सबसे आसान प्रश्न है, केवल दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे डिविजिबिलिटी, ये डिवीजन मेथड लगा के, और बड़े आसानी से हमारा वह महत्तम संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको सबसे आसान सा पहले सवाल समझ में आएगा इस टाइप के ऊपर आधारित। अब हम लोग वो वाला सवाल लगाते हैं जिसमें रिमाइंडर आता है। सबसे पहले हम लोग कौन सा लगा रहे हैं, जिसमें 1 रिमाइंडर है, जिसमें क्या है, केवल 1 रिमाइंडर कह लो, चाहे सेम रिमाइंडर कह लो, 1 रिमाइंडर कह लो, चाहे सेम रिमाइंडर कह लो, चाहे एक शेषफल कह लो, चाहे समान शेषफल कह लो, क्योंकि दोनों में से सेम शेषफल प्राप्त होता है। जैसा सवाल है, सब लोग ध्यान से समझें, कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 तथा 1029 245 तथा 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। लल्ला सब लोग ध्यान से देखें, सबसे पहली बात महत्तम संख्या कहा है,
तो हम क्या निकालेंगे, HCF। यही कंसेप्ट पढ़ा गया ना, महत्तम संख्या कह रहा है तो HCF निकालेंगे। किन किन संख्याओं को विभाजित किया जा रहा है उस संख्या से, 245 को तथा 1029 को, तो दो संख्याएं हो गई। और कह रहा विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कह रहा कितना प्राप्त होता है, यानी कितना वह शेषफल देती है संख्या 5। तो बताइए शेषफल दोनों से सेम प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो हमारे पास एक नंबर 245 है और हमारे पास एक नंबर क्या है 1029। दोनों कंडीशन में शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, तो पहली वाली संख्या में से फर्स्ट वाले नंबर में से भी 5 घटा देंगे और सेकंड वाले नंबर में से भी 5 घटा देंगे, तो दोनों में से 5 घटा देंगे। अब हमारा आ जाएगा यहाँ 240 और हमारा यहाँ आ जाएगा 1024। तो हमें दोनों नंबर 5 घटाने के बाद प्राप्त हो, पहला वाला नंबर 245 था, दूसरा वाला नंबर 1029 था, दोनों में से जो रिमाइंडर था उसको हम लोग माइनस कर दिए, तो हमारा कितना कितना आ जाएगा 240 और 1024। अब छोटी संख्या को हम लोग 240 मान लेंगे, बड़ी संख्या को हम लोग 1024 जो है वह A के बराबर हो जाएगा, B के बराबर 1029 हो जाएगा और हम लोग दिखा देंगे A लेस देन B। अब हम लोगों को आता है 240 से 1024, देखते हैं कितनी बार भाग जाती है। हम लोग 4 बार भाग ले जाएं एक बार, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 6, 1 4 दूनी 8 1 9। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब यहाँ 64 नया भाजक हो जाएगा और ये भाज्य हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब कितनी बार भाग जाएगी हम लोग देखते हैं। 3 बार हम लोग भाग ले जाते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3 छक्का 18 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 13 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 4। अब 48 से 64 में हम लोग भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। 16 से हम लोग 48 में कर देंगे, 3 बार में पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब तो इस प्रकार हमारा अंतिम भाजक क्या आ गया 16। तो हमारा यानी HCF कितना आ गया, इसका HCF कितना आ गया 16। तो हम लोग लिख देंगे अतः वह महत्तम संख्या बराबर, अतः वह महत्तम संख्या बराबर 16। इस सवाल का हमारा परम सत्य क्या हो गया आंसर। तो हम लोग देख रहे हैं महत्तम कहेगा HCF निकालेंगे, और अगर संख्या कई दे और शेषफल केवल एक बार दिया हो तो हम लोग सबसे पहले उतने रिमाइंडर को दी गई संख्याओं में से घटा के उनका क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात भी अच्छे समझ में आई होगी। अब हम लोग एक सवाल वो लेते हैं जिसमें एक से अधिक रिमाइंडर प्राप्त होता है, जिसमें हमें एक से अधिक रिमाइंडर प्राप्त होता है। सवाल जैसे है, सब ध्यान से सुने। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 285 तथा 1249, जिससे 285 तथा 1249 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 7 प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला नंबर कितना दिया है 285 और दूसरा नंबर कितना दिया है 1249, और हमें कौन सा संख्या निकालनी है महत्तम, और महत्तम के लिए हमें पता है क्या निकालना होता है। ऐसे हम लोग मस्तिष्क में अपने रखे हैं, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहली संख्या 285 दिया है, दूसरी संख्या 1249 दिया है। अब रिमाइंडर कितने प्राप्त हो रहे हैं, पहला रिमाइंडर कितना है, पहला शेषफल कितना है 9, दूसरा शेषफल कितना है 7। तो हम बताए थे जब 2 रिमाइंडर आ जाएगी, 2 संख्या दिया रहेगा 2 रिमाइंडर भी दिया रहेगा, पहली संख्या में से पहला रिमाइंडर घटा देंगे, दूसरी संख्या में से दूसरा रिमाइंडर घटा देंगे। तो पहले नंबर में से पहला रिमाइंडर घटाइए 9, 285 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 276, और इसी तरह दूसरी वाली संख्या में से दूसरा रिमाइंडर घटाएंगे 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1242। अब जो निकल के आया छोटी वाली संख्या को A मान लेंगे, बड़ी वाली संख्या को B मान लेंगे। A का मान B से क्या हो गया छोटा। अब हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब अगर हम लोग 276 से 1242 में डिवाइड करें तो 5 बार भाग ले जाते हैं, 5 छक 30, 5 सते 35, 3 38, 5 दूनी 10, 3 तेरह ज़्यादा हो जा रहा है, हम लोग 4 बार ले जाते हैं।
4 बार में यहाँ 4 छक 24 और यहाँ 4 सते 28, 2 30 और 3 4 दूनी 8 3 11। हम लोग घटा देते हैं, यहाँ 8, यहाँ 3 और यहाँ 1। अब 138 से 276 में करेंगे, 2 बार में भाग कट जाएगी, 138 दूनी 276। तो इस प्रकार हमारा एचसीएफ यहाँ कितना आ गया 138, और जो एचसीएफ होता है वही इस सवाल का आंसर होता है, यानी वह महत्तम संख्या क्या हो गई 138। लिख देंगे अतः वह महत्तम संख्या बराबर 138। इस सवाल का परम सत्य क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बात अच्छे समझ में आई होगी। और आज का हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं जिसमें हमारा 3 रिमाइंडर आएगा। सब लोग ध्यान से सुने, जिसमें हमारा कितना रिमाइंडर आएगा 3। अब की सवाल है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। सब लोग लिखें ध्यान से, लल्ला क्या करें, ध्यान से लिखें, सुनते जाएं। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 300 ज्ञात कीजिए जिससे 398 436 तथा 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त होता है। 7, 11 और 15 प्राप्त होता है। चलो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितने नंबर दिए गए हैं 3। पहला नंबर यानी पहली संख्या कितनी दिया गया, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। पहली संख्या कितना दिया गया है 398। पहला शेषफल कितना दिया गया है, पहला शेषफल 7। फिर दूसरी संख्या कितना दिया गया है 436। दूसरा शेषफल कितना दिया गया है, दूसरा शेषफल कितना दिया गया है 11। इसी तरह तीसरी संख्या कितनी दी गई है 542 और तीसरा शेषफल कितना दिया गया है 15। हम बताए थे आपको जब 3 संख्या दिया रहेगा 3 शेषफल दिया रहेगा। अब हम लोग पहले घटा लेते हैं, पहली संख्या में से पहला शेषफल, दूसरी संख्या में से दूसरा शेषफल, तीसरी संख्या में से तीसरा शेषफल। तो यहाँ आ जाएगा 391, यहाँ आ जाएगा घटाने के बाद, यहाँ आ जाएगा 425 और यहाँ आ जाएगा घटाने के बाद 527। अब हम बताए थे जब 2 से अधिक संख्या आ जाएंगी पहले किन्हीं 2 को हम लोग पहले हल कर लेंगे। हम मान लेते हैं a बराबर 391 और b बराबर 425। यहाँ a b से छोटा है, पहले इन दोनों को हम लोग निकाल लेते हैं, उसको बाद में देखेंगे। पहले इन दोनों का हम लोग निकालते हैं। 391 से 425 में एक बार भाग जाएगी, 391 यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ हो गया 391, हमारी भाग पहले एक बार चली जाएगी, फिर कितना आ जाएगा 5 1, फिर हमारी भाग एक बार चली जाएगी। अब हमारे पास कितना आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34। यानी इन दोनों संख्याओं का 391 का और 425 का, 391 का और 425 का यह सीएफ कितना आ गया 17। अब 17 और जो तीसरी संख्या बची उसका निकालेंगे, 17 का और किसका 527 का। तो 17 छोटी संख्या, इससे 527 में भाग दे देंगे। 17 3 51, 1 और 7, 17 कम 17, देखिए कट गया कि नहीं। इन दोनों का भी एचसीएफ कितना आ गया 17 आ गया, और जो तीनों का एचसीएफ आ गया वही आंसर होगा। तो वह महत्तम संख्या क्या हो जाएगी, अतः वह महत्तम संख्या बराबर 17। तो उम्मीद करते हैं लल्ला आज का सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। मजा आई कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा मजा आई कि नहीं आई, सब बातें अच्छे से क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। 100% आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, हमें यह विश्वास है। सब लोग पूरे वीडियो का अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंसेप्ट के साथ। तब तक आप लोग इतनी बातें अच्छे से दोहरा लेंगे, हम लोग मिलेंगे आगे और शानदार से कंसेप्ट और शानदार से प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, माता पिता का सम्मान करते रहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।